दोस्तों आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, जुलाई 19। टुडेज हिस्ट्री। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी नेशनलाइज्ड 14 बैंक्स। दोस्तों ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था, क्यों हुआ था और इसके क्या इफेक्ट आए, दोस्तों ये हम जानेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री के एक पार्ट के रूप में। जैसे नेशनलाइजेशन इन जुलाई 1969 में कौन सी बैंक को नेशनलाइज किया गया था। इससे पहले ये बैंक गवर्नमेंट की नहीं थी, जैसे इलाहाबाद बैंक विच इज नाउ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, अगेन नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक नाउ विच इज कैनरा बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इंडस्ट्री ही पूरी नेशनलाइज की गई थी उस समय पे, ना खाली ये कुछ बैंक बल्कि काफी इंडस्ट्रीज जो नेशनलाइज की गई थी उनमें से कुछ थी। जैसे 1949 पहली जनवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज किया गया, इससे पहले एसबीआई दिखता था। 1953 एयर इंडिया अंडर द एयर कॉर्पोरेशन एक्ट 1953 से नेशनलाइज किया गया। 1955 में द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स सब्सिडरीज वर नेशनलाइज्ड। 1969 नेशनलाइजेशन ऑफ 14 इंडियन बैंक्स। 1972 ये 1969 जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। इवन इन 1972 नेशनलाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 107 इंश्योरेंस कंपनीज अंडर द जनरल इंश्योरेंस कंपनी। 1973 coal industry under Coal India Limited and the oil and gas industry under the ONGC. 1980 another 6 banks were nationalized। तो इस प्रकार से पूरा नेशनलाइज किया गया था। दोस्तों वो समय आपको ध्यान ही होगा 1980s का वो दौर जब प्राइवेटाइजेशन नहीं था और गवर्नमेंट को सारे काम करने थे। दोस्तों ऐसे समय पे जब प्राइवेट लोगों के पास मौके नहीं दिए जाते, हमने उस समय का लाइसेंस राज की तरह भी एक नाम सुना है। दोस्तों बड़ा ही कठिन होता है प्राइवेट लोगों का बिजनेस करना ऐसे समय पे। दोस्तों ज्यादातर दुनिया में हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट कंपनीज बढ़ाती जा रही है, लेकिन ये समय पे प्राइवेटाइजेशन के हाथ बंधे हुए थे। दोस्तों लिबरलाइजेशन कब हुआ, फिर वो सूर्य कब उदय हुआ लिबरलाइजेशन का। द रिफॉर्म वाज प्रॉम्प्ट बाय अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस दैट हैड लेड टू अ सीवियर रिसेशन। आप जानते हो दोस्तों एक जबरदस्त रिसेशन आया और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया में आया, जो ऐसा अभी हम श्रीलंका में भी देख रहे हैं दोस्तों, ड्यू टू सम पॉलिटिकल क्राइसिस। इंडिया में भी दोस्तों वो समय पे जबरदस्त बड़े क्राइसिस आया। अब ये वही समय था जब हमारे जैसी दूसरी कंट्री तो दोस्तों जबरदस्त ग्रोथ कर रहे थे, पर हम लोग पॉलिटिक्स खेलने से ऊपर नहीं आ रहे थे। वो समय दोस्तों एक प्रॉब्लम का समय रहा। दोस्तों ऐसे समय पे IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई नीतियों को हमने इंप्लीमेंट किया और तब हमने समझा कि जो प्राइवेट प्लेयर्स को पहले के समय पे आप जानते हो दोस्तों अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, राइट। आप उस जमाने की फिल्में देखते होंगे तो हमेशा मोटे विलन कौन होते हैं, बिजनेस वाले लोग, राइट। तो एक अच्छा चित्र बिजनेसमैनों का नहीं था दोस्तों। हाल है कि हाई कॉर्पोरेट टैक्स आपको पता हो, एम्प्लॉयमेंट पता हो, ये प्राइवेट प्लेयर से ही मिलता है। सो दो ये जो रिफॉर्म किए, इंडिया ओवरकम्स इट वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन द रिमार्केबली शॉर्ट पीरियड ऑफ जस्ट 2 years। दोस्तों भारत में वो पोटेंशियल था और उसी पोटेंशियल का लाभ दोस्तों देखो, जैसे इंडिया ने लिबरलाइजेशन होने का तय किया, प्राइवेट कंपनी सार पूरे अलग अलग इंडस्ट्री में दोस्तों फैली हुई है और वो नंबर 1 हो चुकी है। मॉडर्न बैंकिंग ऑफ इंडिया क्या है? इट ओरिजिनेटेड इन द मिड ऑफ 18th century। मतलब मॉडर्न बैंकिंग की शुरुआत किधर से हुई? अमंग द फर्स्ट बैंक वर द बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 and it even liquidated in 1829 and 32। even General Bank of India, this was second, right, established in 1786 and failed in 1791। तो मॉडर्न इंडस्ट्री कुछ बैंकिंग की वहां से शुरू हुई। द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट बैंक विच इज स्टिल इन एग्जिस्टेंट इज योर State Bank of India, that is SBI, originated and started working as the Bank of Calcutta in mid-June 1806। In 1809, it was renamed as Bank of Bengal। दोस्तों 3 बैंक उस समय प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट ने फाउंड की थी, जिसमें से एक आपकी ये
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी जो पहले बैंक ऑफ बंगाल थी, राइट। अनदर वर बैंक ऑफ बॉम्बे इन 1840 एंड द बैंक ऑफ मद्रास इन 1843। दोस्तों जी हाँ, the three banks were merged in 1921. All these three Bank of Bengal, Bank of Bombay and Bank of Madras, क्या बनाने के लिए? Imperial Bank of India, which upon India's independence became the State Bank of India in 1955. So 19th July 1969, that is today, आज का दिन दोस्तों, in 1969 the government of India nationalized that time 14 major private banks. One of the big banks was Bank of India. In 1980, 6 more private banks were again nationalized. So these nationalized banks are the majority of lenders in the Indian economy. They dominate the banking sector because of their large size and widespread network. अब जब इतने वर्षों से बैंक पेनेट्रेटेड है पूरे भारत में, तो ऑब्वियस सी बात है इन्हीं की एसेट्स ज्यादा होगी, इन्हीं की ब्रांचेस ज्यादा होगी और यही प्रॉपर पेनेट्रेटेड है दोस्तों। लेकिन क्या दोस्तों, बैंक की शुरुआत जो है, बैंक की शुरुआत सिर्फ मॉडर्न एज से हुई थी? वो हम देखें कि बैंक की शुरुआत भारत में कब हुई थी? मॉडर्न एज एक समय था। आज जो बैंक को हम जानते हैं दोस्तों, द इंडियन बैंकिंग सेक्टर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक में कौन आते हैं? नेशनलाइज्ड बैंक्स, एसबीआई जैसे आपके, रीजनल रूरल बैंक्स लाइक ग्रामीण बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, आपने नाम सुना होगा, पहले स्टैंचार्ट बैंक हुआ करती थी, राइट, एंड अदर इंडियन प्राइवेट, अभी भी सिटी बैंक तो है, राइट, एंड अदर इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे आपका एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो, यस बैंक हो। कुछ इस प्रकार से बैंकिंग इंडिया में सेट है। लेकिन क्या बैंकिंग मॉडर्न इंडिया ने शुरुआत किया? क्या कहते हो आप लोग? बैंक के अंग्रेज के आने के बाद ही भारत में चालू हुई? हरगिज नहीं दोस्तों। एंशिएंट इंडिया, दोस्तों भारत ने तो ट्रेड दुनिया को दिया है। पूरी दुनिया में जब को बहुत से कंट्री बने नहीं थे, स्टोन एज था वो जमाने से, तो इंडिया ट्रेड कर रहा है। द वेदास आर द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट mention the concept of usury with the word kusidin translated as user. The sutras, that is 700 to 100 BCE, and the Jatakas 600 to 400 BCE also mentioned usury. Later during the Mauryan period 321 to 185 BCE, an instrument called Adesh was in use. आपने आज जो क्रेडिट नोट, लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हो, इन लार्ज टाउन्स मर्चेंट्स आल्सो गिव लेटर ऑफ क्रेडिट्स टू वन अनदर। तो ये तो इंडिया खेल चुका है ये गेम तो बरसों से, राइट। कॉलोनियल इरा में लेकिन ये सब को मिटा दिया गया दोस्तों। कॉलोनियल इरा में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, मर्चेंट एस्टैब्लिश्ड द यूनियन बैंक ऑफ कोलकाता इन 1829, राइट। अब आप जानते ही हो दोस्तों, मीर कासिम, वहीं से तो शुरुआत हुई थी पूरी अंग्रेजों की जंग। द अलाहाबाद बैंक established in 1865 and still functioning today. Foreign banks too started to appear. Grindlays, जिनका हमने नाम सुना हो दोस्तों, particularly in Kolkata in 1860. Grindlay Bank opened its first branch in Kolkata in 1864. Foreign banks too started to appear, particularly in Kolkata in 1860s. Right? Grindlay, ये हमने बात कर दी 1864 वाली, right? The first entirely Indian joint stock bank was the Awadh Commercial Bank, established in 1881 in Faizabad. It failed in 1958. The next was the Punjab National Bank, established in Lahore in 1894, which has survived to even the present day and is now one of the largest bank in India. 1906 दोस्तों, उसी कॉलोनियल पीरियड में दोस्तों स्वदेशी मूवमेंट की भी शुरुआत हुई थी और ये स्वदेशी मूवमेंट में दोस्तों बैंक्स भी बनाई गई, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा जो शहर में हम रहते हैं, बड़ौदा, सर सयाजीराव गायकवाड़, राइट, जिन्होंने इनकी शुरुआत की। इंडियन बैंक, द साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैथोलिक सीरियन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, कनाडा बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब कुछ बैंक की स्वदेशी मूवमेंट के दरमियान 1906 से 1911 में दोस्तों शुरुआत की गई। लिबरलाइजेशन जो 1990s में आया,
जैसा हमने देखा कि आजादी के बाद तो पूरा सब सरकार को करना था और सब सरकार ने क्या किया था, नेशनलाइजेशन पे तुले थे, सब वो करेंगे, राइट। पर 1990 में दोस्तों लिबरलाइजेशन आया। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, the first of such new generation bank to be set up, which later amalgamated with Oriental Bank of Commerce, even IndusInd Bank, your UTI Bank, जिनको भी हम आज एक्सिस बैंक के नाम से जानते हैं, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, ये सब कुछ बैंक इसी लिबरलाइजेशन के बाद जब प्राइवेट को लाइसेंस दिया गया, राइट, जब हम लिबरलाइज हुए तब ये कहा गया था कि बैंक्स, आपके इंश्योरेंस और कई अलग अलग सेक्टर को प्राइवेट करना होगा अगर भारत को ग्रो करना है। और दोस्तों आज देखो आप, यही सब सेक्टर आज कितना हमें पूरे इंडिया को आज ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस मूव अलोंग विद द रैपिड ग्रोथ इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया रिवाइटलाइज्ड द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, व्हिच हैज बीन seen rapid growth with strong contribution from all the three sectors of bank, namely government bank, प्राइवेट बैंक एंड फॉरेन बैंक्स। तो यस, मौका दिया गया और उस मौके का प्राइवेट कंपनियों ने जबरदस्त फायदा उठाया, बहुत बड़ी बनी। आज इनफैक्ट सबसे बड़ी बैंक इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैप तो आपकी प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी बैंक, राइट। ग्रोथ ऑफ बैंकिंग इन इंडिया ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए जिसे वीडियो को होल्ड करके आप लोग अगर जानकारी चाहते हो कि बैंक क्रेडिट कितना था वगैरह वगैरह, डेटा यहाँ पे दिए गए जो मैं अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। सो और नया क्या चल रहा है, पेमेंट बैंक्स आई अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपने यूपीआई पेमेंट्स देखे, और आने वाले समय का हम डिजिटल बैंक्स देखने वाले हैं दोस्तों। सो दिस इज हाउ वी हैव ट्रैवल्ड। द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक अब कौन है दोस्तों? भारत दुनिया की दूसरे नंबर की पॉपुलेटेड कंट्री है। जीडीपी वाइज हम 5वें नंबर पे अब पहुंचे हैं। जस्ट सोचो पूरी हमारी जर्नी दोस्तों। एक जमाने में इंडिया ने पूरी दुनिया में जितने समय तक नंबर 1 तक का राज किया है, दुनिया में किसी ने नहीं किया है, राइट। कॉलोनियल ईरा में ये राज अपना छीन गया। हमने दोस्तों कहाँ 25वें नंबर पे भी हम नहीं थे दोस्तों। जब आजाद रूस के बाद जब हमने काम चालू किया, वो 25 नंबर पे नहीं होने के बावजूद आज हम किधर पहुंचे दोस्तों? 5वें नंबर पे पहुंच चुके हैं। हमें दोस्तों ये पसंद नहीं है। हम यस, ये 75वीं जो भारत की सालगिरह है, हम 100वीं सालगिरह तक वर्ल्ड नंबर 1 होने की ओर दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। पर आज बहुत लोगों को लगता है पीयूष भाई बैंकिंग तो बहुत बढ़ गया है, अब क्या चलेगा, अब क्या चलेगा। लोगों को जो है उससे खुशी नहीं होती है, पर जो नहीं है वो जानना होता है। चलो वो भी काम का है, पर जो है वो भी बुरा थोड़ी ना है, राइट। देखो आज भी इंडियन बैंकिंग कुछ इतना बड़ा नहीं है। See, the world largest banks of 2022, नंबर 1 कौन है? इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। अब इनकी भी बैंक्स कहीं नहीं थी टॉप 5 में, पर देखो इन्होंने 1981 में काम किए, हमने 1991 से काम चालू किए, राइट। हमने अभी आईबीसी लॉ तो जस्ट अब भी लेके आए, जो इन सब कंट्रीज में कितने वर्षों से है, राइट। नंबर 2 चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक कॉर्पोरेशन। नंबर 3 एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना। अरे ये चाइना की नहीं गिना रहा हूं, दुनिया की गिना रहा हूं, पर उसमें टॉप 5 में टॉप 4 चाइना है। नंबर 4 बैंक ऑफ चाइना एंड नंबर 5 बीएनपी पारिबास ऐसे। अब ये देख के तो इतना देखो हमें एकदम शौक लगना चाहिए कि चाइना भी पॉपुलेटेड, इंडिया भी पॉपुलेटेड, पर चाइना की बैंक वर्ल्ड में है, हमारा तो कहीं नंबर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने वो ग्रोथ नहीं किया जो समय पे उन्होंने किया। हम सब नेशनलाइज करने पे तुले हुए थे, जब दुनिया भर ने जबरदस्त ग्रोथ किया दोस्तों। आगे टॉप 5 आप देखो, टॉप 5 में से दोस्तों 4 चाइना की बैंक है, ऑल मोर देन 200 लाख एसेट। अब जो भी टॉप 5 की बैंक है वो सबकी 200 लाख करोड़ से ज्यादा की एसेट है। हमारी एसबीआई इंडिया की ये ग्लोबल रैंकिंग में दोस्तों टॉप 5 नहीं, टॉप 10 नहीं, टॉप 25 नहीं, हम 49वें नंबर पे है। सो नॉट गुड दोस्तों। अभी आने वाले समय में आप देखोगे एसबीआई अपने रैंकिंग को इंप्रूव करेगी, क्योंकि पॉपुलेशन तो था पर उनके पास पैसे नहीं थे, तो क्रेडिट ग्रोथ इतना बड़ा नहीं रहता है। अब देखो आने वाले दशक में इंडिया का जो ग्रोथ हो रहा है उसके हिसाब से आप उम्मीद करोगे कि भारत की बैंक्स भी टॉप 10 में पहुंचेगी दोस्तों। अभी अगर हम टॉप बैंक्स देखें, दीज आर टॉप
नंबर ऑफ बैंक्स इन द टॉप 100 बाय टोटल एसेट्स। देखो चाइना की टॉप 100 में कितनी बैंक है पता है? 19 बैंक। देयर आर 19 बैंक लार्ज जो टॉप 100 में आती है। एक जमाने में ये सिर्फ खाली यूएस, जापान और यूके की बैंक हुआ करती थी, लेकिन देखो आज चाइना ने उनको ओवरटेक किया। यूएस की अभी टॉप 100 में 12 बैंक है, जापान की 8 है, यूके की 6, फ्रांस की 6, इंडिया की कितनी? ओनली 1, एसबीआई, राइट? क्योंकि वो इतने वर्षों से है, पर फिर भी इतने वर्षों से होने के बावजूद हम अभी टॉप रैंकिंग में नहीं है जो अब होंगे। दिस डिकेड इज इंडियाज डिकेड दोस्तों। टॉप बैंक पे मार्केट कैप देखने से थोड़ा इस पे और पता चलेगा। जब आप मार्केट कैप के हिसाब से देखते हो तो मार्केट कैप चाइनीज बैंक से ज्यादा जेपी मॉर्गन का है। ट्रस्ट दोस्तों इधर आता है, राइट? दूसरे नंबर पे आपकी चाइनीज बैंक, तीसरे नंबर पे वापस बैंक ऑफ अमेरिका, फिर वेल्स फार्गो, फिर आती है चाइनीज बैंक। तो यहाँ पे अगर आप मार्केट कैप में देखो तो टॉप 5 में 2 चाइना की बैंक है। एसेट में देखो तो टॉप 5 में 4 है, पर उनको मार्केट कैप क्यों नहीं मिल रहा है? डर लगता है चाइना में, राइट? एचडीएफसी बैंक दोस्तों यहाँ पे 13वें नंबर पे है। अब असल में आप एसेट पे देखो तो टॉप 100 में भी नहीं आते ये लोग, पर फिर भी मार्केट कैप में क्यों इनका दुनिया में 13वां नंबर है? हाई ट्रस्ट वर्दी दोस्तों। ये जो मार्केट कैप है ये वर्षों के ट्रस्ट से आता है, वर्षों की प्रॉफिटेबिलिटी, वर्षों के ग्रोथ से आता है। जरूर उम्मीद रखेंगे दोस्तों आने वाले समय में एचडीएफसी बैंक यहाँ से और ऊंचाई पे जा सकती है। इट शोज हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इंडियन बैंक्स इन कमिंग टाइम। दोस्तों हम कम से कम टॉप 10 में दोस्तों भारत की इस दशक में 2-3 बैंक्स को तो देखने ही वाले हैं, राइट? और भारत की जो बैंक्स है जैसे एचडीएफसी हो, आईसीआईसी बैंक हो, ये तो 2 लाख करोड़ का भी धंधा नहीं करते। एसबीआई जरूर 3 लाख करोड़ का करती है। छोटी बैंक है अभी, इनको हम ये विशाल नहीं बोलेंगे जो दुनिया भर की बैंक है, पर ये दशक में आप इन बैंकों को भी बहुत बड़ा होता हुआ देखोगे। मेरे ख्याल से दोस्तों हम भारत की बैंक्स को 5 लाख करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचता हुआ इसी दशक में देखेंगे, तो भी बहुत पैसा बनना है यहाँ पे, राइट? अब ये जो हमने जो इंफॉर्मेशन दी ये सिर्फ आज की बर्थडे की वजह से दी है। आज का दिन हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है तो हमने ये नेशनलाइजेशन पे बताया। यहाँ पे कोई टिप विप नहीं है, ऐसा कुछ मत मानना कि हमने कोई टिप दी है। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। जय हिंद, थैंक यू।